नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज संडे करंट अफेयर्स यानी समसामयिक विषयों का दिन। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी घटनाओं का करंट अफेयर्स के दौरान अध्ययन किया जाता है। आज जून फर्स्ट वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में आतंकवाद निरोध पर भारत जापान संयुक्त कार्य समूह की 6ठी बैठक कहां आयोजित की गई? तो हाल ही में आतंकवाद निरोध पर भारत जापान संयुक्त कार्य समूह की 6ठी बैठक कहां आयोजित की गई? ए नई दिल्ली में, बी हैदराबाद में, सी चेन्नई में, डी बेंगलुरु में। इसका सही उत्तर है ए नई दिल्ली में जो है वो भारत जापान संयुक्त कार्य समूह की बैठक आतंकवाद निरोध पर आयोजित की गई है। आतंकवाद निरोध पर नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त समूह की बैठक आयोजित की गई। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा तारोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो देखिए प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा तारोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उड़ीसा, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ए महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में तारोबा अंधारी टाइगर रिजर्व स्थित है। प्रश्न संख्या 3 है, हाल ही में काबांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो प्रश्न है कि काबांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र काजा TAFCA शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ए मलावी में, बी लीबिया में, सी जाम्बिया में, डी सेनेगल में। इसका सही उत्तर है सी जाम्बिया में जो है ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। काबांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र शिखर सम्मेलन। 4 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने रूसी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए मोल्दोवा को $135 मिलियन की सहायता देने का वचन दिया है? तो किस देश ने रूसी यानी रूस के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए मोल्दोवा को $135 मिलियन की सहायता देने का वचन दिया है? ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन, डी जापान। इसका सही उत्तर है ए संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए ने रशियन प्रभाव को निपटने के लिए, रशियन प्रभाव को कम करने के लिए, मुकाबला करने के लिए मोल्दोवा को $135 मिलियन अमेरिकन डॉलर की सहायता देने का वचन दिया है। प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में किस देश ने एक व्यक्ति एक फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम को शुरू किया है? तो किस देश ने एक व्यक्ति एक फाइल OPOF वन पीपुल वन फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया है? ए चीन, बी जापान, सी रूस, डी मैक्सिको। इसका सही उत्तर है ए चीन की कम्युनिस्ट सरकार शी जिनपिंग की सरकार ने एक व्यक्ति एक फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम को प्रारंभ किया है।
6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन ईवी सूचकांक लॉन्च किया है? तो कौन सा संगठन है जो भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक बाइक सूचकांक लॉन्च किया है? इलेक्ट्रिक बाइक सूचकांक लॉन्च करने वाला भारत का पहला संगठन कौन है? ए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, बी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एसईबीआई, डी मद्रास स्टॉक एक्सचेंज एमएसडी। इसका सही उत्तर है बी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देश का पहला ऐसा संगठन है जिन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन सूचकांक को लॉन्च किया है। एनएसई का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में है। प्रश्न संख्या 7 है, हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? तो किस चिकित्सा संस्थान ने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? ए निमहंस बेंगलुरु, बी KGMU लखनऊ, सी एम्स दिल्ली, डी CMC बेल्लौर। इसका सही उत्तर है ए निमहंस बेंगलुरु को जो है वो 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा दार एस सलाम बंदरगाह किस देश में स्थित है? दार एस सलाम बंदरगाह किस देश में स्थित है जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा? ए तंजानिया, बी मेडागास्कर, सी सोमालिया, डी लीबिया। इसका सही उत्तर है ए तंजानिया। अफ्रीका महादेश का यह देश है तंजानिया। इसी तंजानिया में दार एस सलाम बंदरगाह स्थित है, तंजानिया में। प्रश्न संख्या 9 है, हाल ही में समाचारों में रही फूनान टेक्नो नहर परियोजना किस देश से संबंधित है? तो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है फूनान टेक्नो नहर परियोजना। तो फूनान टेक्नो नहर परियोजना किस देश में स्थित है जो अभी चर्चा में रहा? ये मलेशिया, बी कंबोडिया, सी इंडोनेशिया, डी चीन। इसका सही उत्तर है बी कंबोडिया, जो दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है कंबोडिया। उसी देश में फूनान टेक्नो नहर परियोजना स्थापित है। 10 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के डैग हैमरशल्ड पदक से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय शांति सैनिक को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के डैग हैमरशल्ड पदक से सम्मानित किया गया है? ए विक्रम सिंह, बी नायक धनंजय कुमार सिंह, सी राम बिश्नोई, डी जीत सिन्हा। इसका सही उत्तर है बी नायक धनंजय कुमार सिंह, जो भारत की ओर से UN शांति सेना में थे। उनको मरणोपरांत डैग हैमरशल्ड अवार्ड संयुक्त राष्ट्र संघ का मिला है। प्रश्न संख्या 11 है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत मानव रेबीज को एक अधिसूचना योग्य रोग घोषित किया है? तो हाल ही में भारत के किस राज्य या संघ शासित प्रदेश ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत मानव रेबीज को एक अधिसूचना योग्य रोग घोषित किया है? रेबीज कुत्ता के काटने से होने वाला एक बीमारी है। ए लक्षद्वीप, बी जम्मू और कश्मीर, सी सिक्किम, डी नागालैंड। तो इसका सही उत्तर है बी जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश ने रेबीज को एक अधिसूचना योग्य रोग घोषित किया है महामारी अधिनियम 1897 के तहत। 12 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने आउटलुक प्लैनेट
सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 की मेजबानी की। तो भारत के किस राज्य ने आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 की मेजबानी की है? ये महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी गोवा, डी राजस्थान। इसका सही उत्तर है सी, भारत के गोवा राज्य ने आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 की मेजबानी की। 13 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 पर तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों के कार्यान्वयन मैनुअल का शुभारंभ किया है? तो किस मंत्रालय ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 पर तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों के कार्यान्वयन मैनुअल का शुभारंभ किया? ए शिक्षा मंत्रालय, बी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, डी कृषि मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ए, शिक्षा मंत्रालय ने ये अभी प्रारंभ किया है तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान कार्यान्वयन मैनुअल को। 14 नंबर प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही पंपा झील किस राज्य में स्थित है? अभी ये बहुत ही चर्चा में रहा है पंपा झील, वो किस राज्य में है पंपा झील? ए केरल, बी गुजरात, सी ओडिशा, डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है डी, भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में पंपा झील स्थित है। 15 नंबर प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही आयरिश टी मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? आयरिश टी मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? ए हवा से हवा में मार करने वाली, बी सतह से हवा में मार करने वाली, सी सतह से सतह पर मार करने वाली, डी हवा से सतह पर मार करने वाली। इसका सही उत्तर है ए, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है आयरिश टी। एयर टू एयर ये मार करने वाली मिसाइल है आयरिश टू। 16 नंबर प्रश्न है, मध्य वर्षीय जलवायु सम्मेलन जिसे सहायक निकायों SB60 की 60वीं बैठक के रूप में भी जाना जाता है, किस देश में आयोजित किया गया? तो मध्य वर्षीय जलवायु सम्मेलन जिसे सहायक निकायों SB60 की 60वीं बैठक के रूप में भी जाना जाता है, किस देश में आयोजित किया गया? ए फ्रांस, बी रूस, सी जर्मनी, डी पोलैंड। तो SB60 की 60वीं बैठक सी जर्मनी में आयोजित की गई है। जर्मनी में SB60 जलवायु सम्मेलन आयोजित किया गया है। 17 नंबर प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से सतत अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो देखिए प्रश्न है कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से सतत अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? ए विप्रो 3D, बी स्काई रूट एरोस्पेस, सी गूगल 3D, डी IBM। इसका सही उत्तर है ए, विप्रो 3D के साथ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से सतत अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सहयोग किया है। विप्रो भारत की नामी सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसके मालिक हैं अजीम हसन प्रेमजी। विप्रो के मालिक है अजीम हसन प्रेमजी। भारत की टॉप सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक। 18 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस शोध संस्थान ने प्रयोगशाला में गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण उत्पन्न करने का तरीका विकसित किया है? तो देखिए ये भारत की बहुत बड़ी खोज है। किस शोध संस्थान ने
प्रयोगशाला में गैर संक्रामक निपाह वायरस हर एक साल केरल में सबसे पहले आता है और ये चमगादड़ से फैलने वाला ये वायरस है। जैसे कण उत्पन्न करने का तरीका विकसित किया है ए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, बी जीनोमिक्स और एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान, सी उन्नत विषाणु विज्ञान संस्थान, डी रमन अनुसंधान संस्थान। इसका सही उत्तर है सी उन्नत विषाणु विज्ञान संस्थान। एडवांस वायरल साइंस इंस्टीट्यूट ने निपाह वायरस जैसे कण को उत्पन्न करने का तरीका विकसित किया है। 19 नंबर प्रश्न है, हाल ही में क्लाउडिया शिएनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है? क्लाउडिया शिएनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? ए मलेशिया, बी थाईलैंड, सी सिंगापुर, डी मैक्सिको। इसका सही उत्तर है डी मैक्सिको। नॉर्थ अमेरिका महादेश का यह देश है मैक्सिको, जिसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी। वहीं की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शिएनबाम। 20 नंबर प्रश्न है, हाल ही में सांगरी ला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित की गई? सांगरी ला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित की गई? ए सिंगापुर, बी मैक्सिको, सी वियतनाम, डी मिस्र। तो सांगरी ला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन ए सिंगापुर में आयोजित की गई। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर सिटी। 21 नंबर प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस बाघ अभयारण्य ने हाल ही में स्पॉट बेलिड ईगल उल्लू का पहला फोटोग्राफिक रिकॉर्ड दर्ज किया? तो देखिए, महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व ने हाल ही में स्पॉट बेलिड ईगल उल्लू का पहला फोटोग्राफिक रिकॉर्ड दर्ज किया? ए ताडोबा टाइगर रिजर्व, बी पेंच टाइगर रिजर्व, सी कोयना टाइगर रिजर्व, डी उमरेड करहंडला अभयारण्य। तो इसका सही उत्तर है बी पेंच टाइगर रिजर्व में स्पॉट बेलिड ईगल उल्लू का पहला फोटोग्राफिक रिकॉर्ड दर्ज किया गया। ट्वेंटी 22 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नामक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नामक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स CFD सॉफ्टवेयर को विकसित किया है? ए इसरो, बी जाक्सा, सी ESA, डी CNSA। इसका सही उत्तर है ए इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ये प्रवाह नामक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है। ट्वेंटी 23 नंबर प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा सुंधुन कागीगर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो देखिए, सुंधुन कागीगर ज्वालामुखी यानी वोल्केनो किस देश में स्थित है जो हाल ही में चर्चा में रहा? ए इंडोनेशिया, बी आइसलैंड, सी चिली, डी टोंगा। इसका सही उत्तर है बी आइसलैंड। यूरोप का एक देश है आइसलैंड, उसी देश में सुंधुन कागीगर ज्वालामुखी है जो अभी हाल में चर्चा में रहा है, इसमें विस्फोट हुआ है। 24 है, हाल ही में किस संगठन ने शाकनाशी सहिष्णु बासमती चावल की किस्मों का व्यवसायीकरण किया है? तो भारत के किस संगठन ने शाकनाशी सहिष्णु HT बासमती चावल की
किस्मों का व्यवसायीकरण वाणिज्यीकरण किया है? ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, सी कृषि मंत्रालय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उन्होंने शाकनाशी सहिष्णु बासमती चावल का व्यवसायीकरण किया है। 25 नंबर है, हर वर्ष किस दिन को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन को आक्रामकता के शिकार यानी हिंसा के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए 3 जून, बी 4 जून, सी 5 जून, डी 6 जून। तो इसका सही उत्तर है बी 4 जून को दुनिया जो है प्रतिवर्ष हिंसा के शिकार बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाती है। 26 नंबर प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा रूआहा राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? रूआहा राष्ट्रीय उद्यान, ए तंजानिया, बी केनिया, सी रवांडा, डी नाइजीरिया। तो रूआहा राष्ट्रीय उद्यान जो अभी हाल में चर्चा में रहा किस देश में है? इसका सही उत्तर है ए तंजानिया में। तंजानिया अफ्रीका महादेश का एक देश है। रूआहा राष्ट्रीय उद्यान। 27 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने क्षेत्र में खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय नक्षत्र सभा का आयोजन किया? तो भारत के किस राज्य ने खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय नक्षत्र सभा का आयोजन किया? ए हिमाचल प्रदेश, बी हरियाणा, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है सी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की सरकार ने जो है वो खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नक्षत्र सभा का आयोजन किया। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। 28 नंबर प्रश्न है, हाल ही में हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 किसे मिला है? हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024, ए रमेश चंद्र शाह, बी सीनी विश्वनाथन, सी कृष्ण प्रकाश, डी संदीप जोशी। तो हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से कृष्ण प्रकाश को प्रदान किया गया है। 29 नंबर प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा टी कोरोना बोरेलिस TCRB क्या है? टी कोरोना बोरेलिस TCRB क्या है? टी कोरोना बोरेलिस, ए तारा, बी पनडुब्बी, सी आक्रामक पौधा, डी प्रोटीन। इसका सही उत्तर है ए तारा का जो है अभी पता चला है, जिसको नाम दिया गया है टी कोरोना बोरेलिस। और ये तारा एक निश्चित समय के बाद पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। 30 नंबर प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा नियो क्या है? तो नियो जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, नियो क्या है? ए एक नया प्रोटीन, बी क्षुद्र ग्रह, सी आक्रामक खरपतवार, डी एक्सोप्लैनेट। तो खबरों में नया जो अभी चर्चा में है नियो, वो एक नया प्रोटीन है। एक नए प्रोटीन की पता चला है, खोज की गई है नियो की। 31 नंबर प्रश्न है, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। इसका सही उत्तर है बी 7 पदक। ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भारत ने 7 पदक जीते। इस 7 पदक का विवरण देखिए, इसमें 3 गोल्ड है,
3 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है। 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। 32 नंबर प्रश्न है, हाल ही में हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 किसे मिला? यह प्रश्न रिपीट हो गया। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 ए रमेश चंद्र साहब, बी सीनी विश्वनाथन, सी कृष्णा प्रकाश, डी संदीप जोशी। इसका सही उत्तर है सी कृष्णा प्रकाश। 33 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सभी नए विज्ञापनों के लिए स्वघोषणा प्रमाण पत्र एसडीसी को अनिवार्य घोषित किया है? तो भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सभी नए विज्ञापनों के लिए स्वघोषणा प्रमाण पत्र एसडीसी को अनिवार्य घोषित कर दिया है? ए संचार मंत्रालय, बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। इसका सही उत्तर है सी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी नए विज्ञापनों के लिए स्वघोषणा प्रमाण पत्र को कंपलसरी घोषित कर दिया है। 34 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की है? तो किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की है? ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है सी हरियाणा राज्य की सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना को प्रारंभ किया है। 35 नंबर प्रश्न है, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए राष्ट्रीय स्तरीय समन्वय समिति एनएलसीसी ने अपनी पहली बैठक किस स्थान पर आयोजित की? विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए राष्ट्रीय स्तरीय समन्वय समिति एनएलसीसी ने अपनी पहली बैठक किस स्थान पर आयोजित की? ए नई दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई, डी हैदराबाद। इसका सही उत्तर है ए नई दिल्ली में ये बैठक आयोजित की गई और भारत में ही दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना पर काम चलेगी। 36 नंबर प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही ऋण की दुनिया वैश्विक समृद्धि पर बढ़ता बोझ रिपोर्ट किस संगठन द्वारा तैयार की गई थी? तो देखिए, ऋण की दुनिया वैश्विक समृद्धि पर बढ़ता बोझ, यह शीर्षक से रिपोर्ट किस संगठन द्वारा तैयार की गई? ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, सी विश्व बैंक, डी संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन यूएनसीएडी, अंकटाड इसको शॉर्ट में कहते हैं। तो इसका आंसर है डी अंकटाड, यूएनसीटीएडी, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास कार्यक्रम। 37 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप जीएसपी की 12वीं पूर्ण सभा की मेजबानी की? तो देखिए, किस संगठन ने ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप जीएसपी ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप की 12वीं पूर्ण सभा की मेजबानी की? ए खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ, बी विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएमओ, सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, डी विश्व बैंक। तो इसका सही उत्तर है ए खाद्य एवं कृषि संगठन
FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप की पूर्ण सभा की मेजबानी की गई। इसका मुख्यालय FAO का इटली की राजधानी रोम में है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 38 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस विभाग ने नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में MSME के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है? तो भारत सरकार के किस विभाग ने नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में MSME के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है? ए दूरसंचार विभाग, बी उपभोक्ता मामलों का विभाग, सी वाणिज्य विभाग, डी आर्थिक मामलों का विभाग। तो इसका सही उत्तर है ए दूरसंचार विभाग ने यह सर्वेक्षण शुरू किया है MSME के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए। 39 नंबर प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा थिस्मिया मलायाना क्या है? थिस्मिया मलायाना क्या है जो अभी हाल ही में खबरों में रहा है? ए पौधे की एक नई प्रजाति, बी फर्न की एक दुर्लभ प्रजाति, सी एक प्रकार की पारंपरिक दवा, डी एक प्राचीन सिंचाई तकनीक। इसका सही उत्तर है ए पौधों की एक नई प्रजाति है जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, थिस्मिया मलायाना। 40 नंबर प्रश्न है, महारानी मंदिर जो हाल ही में आग से क्षतिग्रस्त हुआ है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये काफी चर्चा में रहा है महारानी मंदिर जो अभी हाल ही में आग से क्षतिग्रस्त हो गया है, किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में स्थित है? ए जम्मू और कश्मीर, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है ए जम्मू और कश्मीर में ये मंदिर था, महारानी मंदिर, जो आग के कारण काफी क्षतिग्रस्त हो गया। 41 नंबर प्रश्न है, 2024 के चुनावों में किस लोकसभा सीट ने नोटा द्वारा प्राप्त सर्वाधिक वोटों का रिकॉर्ड बनाया है? तो 2024 का लोकसभा का चुनाव परिणाम जो आया 4 जून को, उसमें नोटा का सर्वाधिक वोटों का रिकॉर्ड कहां बनाया गया है, किस लोकसभा क्षेत्र में? ए मुंबई दक्षिण, बी इंदौर, सी बेंगलुरु उत्तर, डी दिल्ली सेंट्रल। इसका सही उत्तर है बी इंदौर लोकसभा क्षेत्र ने नोटा का रिकॉर्ड बना दिया है, नन ऑफ द इभव। 42 नंबर प्रश्न है, ओडिशा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती? उड़ीसा राज्य की विधानसभा के लिए चुनाव 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ संपन्न हुआ। उसमें उड़ीसा में सबसे अधिक सीटें उड़ीसा विधानसभा में किसने जीती? ए कांग्रेस, बी भारतीय जनता पार्टी, सी बीजू जनता दल, डी CPIM। इसका सही उत्तर है बी भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा विधानसभा में बहुमत प्राप्त कर लिया है और लंबे समय से कार्यरत BJD बीजू जनता दल के नवीन पटनायक को पछाड़ दिया। 43 नंबर प्रश्न है, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितने सीटें जीती है? 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने कुल कितने सीटें जीती? ए 220, ए 240, बी 220, सी 200, डी 260। इसका सही उत्तर है ए बीजेपी ने 240 सीटों पर विजय प्राप्त किया है। 44 नंबर प्रश्न है, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC ने कितनी सीटें जीती? तो 24 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कितना सीट जीता? ए 75, बी 99, सी 120, डी 135। तो इसका सही उत्तर है बी
99। बीजेपी के 240 सीट के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, जिन्होंने 99 सीट पर विजय प्राप्त किया। 45 नंबर प्रश्न है, हाल ही के लोकसभा चुनाव 2024 में भारत ने कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो लोकसभा का जो चुनाव हुआ 18वीं लोकसभा का 2024 में, उसमें भारत ने कौन सा नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? ए, पुनर्मतदान की सबसे अधिक घटनाएं, बी, आदर्श संहिता के उल्लंघन की सबसे अधिक घटनाएं, सी, बूथ कैप्चरिंग घटनाओं की कुल संख्या सबसे अधिक और मतदाताओं की कुल संख्या सबसे अधिक। इसका सही उत्तर है डी, मतदाताओं की कुल संख्या सबसे अधिक। 18वीं लोकसभा में सबसे अधिक मतदाता थे, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। और अब पिछले एक सप्ताह में घटित महत्वपूर्ण खबर पर एक नजर। महत्वपूर्ण खबरों में पहले नंबर पर है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से 100 टन सोना को वापस भारत मंगाया। 31 मई को भारतीय अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाए जाने की जानकारी दी। 1991 की शुरुआत के बाद पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इतने बड़े पैमाने पर देश का गोल्ड वापस मंगवाया है। 91 के बाद ये पहली घटना है जब इतना बड़ा सोना 100 टन विदेश से देश लाया गया है। दूसरा है इंपॉर्टेंट समाचार, हर्ष कुमार जैन फिलीपींस में भारत के नए राजदूत होंगे। हर्ष कुमार जैन फिलीपींस में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। तीसरा समाचार है, टाइम मैगजीन ने टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट जारी की। अमेरिका की मैगजीन है टाइम, जो हर वर्ष 100 विश्व की बड़ी कंपनियों की सूची जारी करती है। टाइम मैगजीन ने टॉप 100 कंपनियों की सूची जारी की। 30 मई को अमेरिका की फेमस मैगजीन टाइम ने दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट जारी की है। और इस लिस्ट में 2024 के इस लिस्ट में 3 भारतीय कंपनियों को जगह दी गई है। 100 विश्व की टॉप कंपनियों में भारत की 3 कंपनियों को जगह दी गई है। इसमें मुकेश अंबानी के लीडरशिप यानी मालिकाना हक वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL, दूसरा टाटा ग्रुप और तीसरा आधार पूनावाला की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को शामिल किया गया है। पहली बार आधार पूनावाला का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विश्व के 100 बड़ी कंपनियों की सूची में शामिल हुआ है। तो 1 नंबर पर मुकेश अंबानी की RIL, 2 नंबर पर टाटा ग्रुप और 3 नंबर पर सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया के 100 बड़ी कंपनियों में शामिल हुए हैं। अगला समाचार है, दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट तैयार। तो देखिए ये सब आश्चर्यजनक इन्वेंशन है कि विश्व की पहली लकड़ी की यानी वुड की सैटेलाइट को तैयार किया है जापान ने। 28 मई को जापान ने दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट तैयार की है। इस सैटेलाइट को जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी और लकड़ी काटने वाली कंपनी सुमितोमो फॉरेस्ट्री के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है और इसका नाम दिया गया है लिग्नोसैट। जो लकड़ी की विश्व की पहली सैटेलाइट है लिग्नोसैट, दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट लिग्नोसैट।
अगला समाचार है अराजक यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको हम लोग एनडीए कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। राजग के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल मतलब यहां है 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। अगला समाचार है अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचकर खुशी से झूम उठी सुनीता विलियम्स। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंची। भारतवंशी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जब गुरुवार को तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची तो वह खुशी से झूम उठी। तीसरी बार अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंची सुनीता विलियम्स ने CST 100 स्टार लाइनर से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा बूच विल्मार के साथ अंतरिक्ष यात्री बूच विल्मार के साथ बुध को अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी। सुनीता इस मिशन की पायलट है जबकि विल्मोर इस मिशन के कमांडर है। तीसरी बार अंतरिक्ष स्टेशन पर गई भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स। स्टारशिप पृथ्वी पर वापस लौटा, परीक्षण सफल रहा। अगला है उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का स्टारशिप रॉकेट गुरुवार को अंतरिक्ष से सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौट आया। टेक्सास से प्रक्षेपण के मात्र 65 मिनट बाद रॉकेट ने हिंद महासागर में लैंडिंग की। चौथे प्रयास में स्टारशिप का यह परीक्षण मिशन पूरा हुआ। तो एलन मस्क की कंपनी का स्टारशिप सकुशल परीक्षण कर वापस पृथ्वी पर लौट आया। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने चुने सुरक्षा परिषद के 5 नए स्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य को चुना। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं जिनमें 10 अस्थायी सदस्य और 5 अस्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्य है जिनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य का सीट खाली था और 5 नए अस्थायी सदस्य को चुना महासभा ने, जिनमें चुना हुआ है 1 इक्वेडोर का, 2 जापान, 3 माल्टा, चौथा मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। ये 4-5 गो जो सीट खाली हुआ है, इक्वेडोर खाली हुआ है, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड, ये 5 अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्षों का पूरा हुआ। उनके स्थान पर जो 5 नए सदस्य देश चुनाए हैं उसमें एक डेनमार्क है, दूसरा ग्रीस है, तीसरा पाकिस्तान है, चौथा पनामा है और 5वां सोमालिया है। ये 5 नए सदस्य देश सुरक्षा परिषद में निर्वाचित हुए हैं। अगला समाचार है पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर शुरू किया एक पेड़ मां के नाम अभियान। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं हर साल 5 जून को। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर शुरू किया एक पेड़ मां के नाम अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया। उन्होंने पौधा लगाने की अपनी तस्वीर शेयर कर एक्स पर लिखा,
मैं डैश लोगों से आग्रह करता हूं कि सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि वे अपने मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पौधा जरूर लगाएं। यह आपकी तरफ से उन्हें एक अनमोल उपहार होगा। एक पेड़ मां का नाम अभियान। अगला है आखिरी मुकाबला सुनील छेत्री की आंसुओं के साथ बिगाई। भारतीय फुटबॉलर और दुनिया में नामी फुटबॉलरों में से एक सुनील छेत्री ने फुटबॉल के से संन्यास ग्रहण कर लिया और इनकी उपलब्धि भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री के रोनाल्डो और मेसी के बाद तीसरे सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर हैं सुनील छेत्री। छेत्री सक्रिय खिलाड़ियों में जो खिलाड़ी अभी खेल रहे हैं उनमें सर्वाधिक गोल करने में तीसरे नंबर पर है सुनील छेत्री। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के बाद तीसरा सबसे ज्यादा गोल करने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी है फुटबॉलर सुनील छेत्री, जिनमें सबसे ज्यादा 128 गोल जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो किए हैं और 106 गोल लियोनेल मेसी किए हैं। इनसे ज्यादा दो ही खिलाड़ी है। अगला समाचार है 18वीं लोकसभा के 78% सदस्य स्नातक या उससे अधिक शिक्षित। अब देखिए 17वीं लोकसभा से ज्यादा ग्रेजुएट इस बार 18वीं लोकसभा में चुन करके आए हैं। तो 78% लोकसभा के सदस्य 18वीं लोकसभा में जो निर्वाचित हुए हैं वो ग्रेजुएट या उससे अधिक शिक्षित है। और लोकसभा में इस बार पिछली लोकसभा के मुकाबले के पहली बार चुनकर आने वाले सदस्यों की संख्या भी बढ़ी है। पहली बार चुनकर आने वाले सदस्य भी 18वीं लोकसभा में बने हैं। देखिए 266 सदस्य 17वीं लोकसभा में पहली बार चुन करके आए थे 267, और 18वीं लोकसभा में 280 सदस्य पहली बार चुन करके आए हैं। 543 में से 280 सदस्य पहली बार लोकसभा पहुंचे हैं। बाईस प्रतिशत यानी 119 सांसद ऐसे होंगे जिनकी शिक्षा हायर सेकेंडरी या उससे कम होगी। मात्र देखिए 22% ऐसे लोकसभा सदस्य होंगे 18वीं में। 119 सांसद जो 22% है जिनकी शिक्षा हायर सेकेंडरी या उससे कम है, और 78% सदस्य स्नातक या उससे अधिक पढ़े लिखे हैं। तो 78% सांसद इस बार ग्रेजुएट या उससे अधिक पढ़े लिखे लोकसभा पहुंचे हैं, और 27% सांसद यानी 147% सदस्य सांसद ऐसे हैं जो पिछले लोकसभा में जिनकी शिक्षा हायर सेकेंडरी या उससे कम थी। तो देखिए इस बार 22% ही हैं हायर सेकेंडरी से या उससे कम शिक्षा पाने वाले, और पिछले 17वीं लोकसभा में यह संख्या थी 27%। अगला समाचार है मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर सौंपी नवनिर्वाचित सांसदों की सूची। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर सौंपी नवनिर्वाचित सांसदों की सूची। 18वीं लोकसभा में निर्वाचित सांसदों की सूची
राष्ट्रपति को सौंप दिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार। कहा गया है कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसी के तहत लोकसभा का चुनाव होता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 73 के अंतर्गत जारी अधिसूचना की एक प्रति, जिसमें 18वीं लोकसभा के आम चुनाव के बाद लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों के नाम शामिल हैं, राष्ट्रपति को सौंप दी गई। और आज का अंतिम समाचार इस वीडियो का, डाक मत पत्र को छोड़कर 65.79% मतदान हुआ। 18वीं लोकसभा में डाक मत पत्र यानी पोस्टल बैलेट को छोड़ दें तो मतों का प्रतिशत रहा 65.79%। 18वीं लोकसभा में पोस्टल बैलेट को छोड़ करके 65.79% वोटिंग किया गया। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में 65.79% मतदान हुआ है। ये डाटा याद रखना है। चुनाव में कुल 64.2 करोड़ 64 करोड़ 20 लाख लोग मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। 64.2 करोड़ मतदाता 18वीं लोकसभा में वोटिंग किए। 2024 के चुनावों में मतदाताओं की संख्या रिकॉर्ड थी, एक विश्व रिकॉर्ड है, 96.88 करोड़ हो गई मतदाता। आयोग ने एक बयान में कहा कि आम चुनाव 2024 में मतदान केंद्रों पर कुल मिलाकर के 65.79% मतदान हुआ। तो जो रिकॉर्ड बन गया कि 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या 96.88 करोड़ थी, जिनमें से 65.79% लोग 18वीं लोकसभा में मतदान किए। आज के करंट अफेयर्स के इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।